आज जानेंगे कि दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण है उसको हम यूपीएससी या पीसीएस के लिए कैसे पढ़ सकते हैं और उसका एडिटोरियल को कैसे मेंस की दृष्टि से पढ़ा जा सकता है और कौन कौन से पेज पढ़ने की आवश्यकता है। तो पहला है कि दिल्ली में जो 26/11 हमला करने की थी साजिश या तैयारी। तो यहाँ से पीटी फैक्ट है कि जो 26/11 हमला हुआ वो कहाँ हुआ, तो वो मुंबई में हुआ था। पहला पीटी फैक्ट। कब हुआ था ये? 2008 ईस्वी में हुआ था। और एक और अटैक हुआ था चर्चित भारत में, तो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। पार्लियामेंट पर अटैक कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। ये सब आतंकी अटैक था। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय आर्मी के द्वारा ऑपरेशन पराक्रम 2001 में चला गया था। तो ये पीटी फैक्ट की दिल्ली के जो संसद भवन पर 2001 में अटैक हुआ उसके परिणाम स्वरूप कौन सा ऑपरेशन चला गया? तो ऑपरेशन पराक्रम। तो ये हो गया पीटी फैक्ट एक। यहाँ पर है पराली जलाना। तो पराली जलाना ये मेंस का टॉपिक बन गया कि पराली जलाने से प्रदूषण होता है दिल्ली हरियाणा, दिल्ली में खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों के द्वारा। तो पराली का अल्टरनेटिव क्या होगा? इसका अल्टरनेटिव है कि पराली को सरकार खरीद ले या किसानों को जागरूक किया जाए कि पराली से आप धन को प्राप्त कर सकते हैं, पराली से धन जनरेट किया जा सकता है, इससे खाद बनाया जा सकता है, अदर रीजनों और जितने भी हैंडक्राफ्ट चीज़ें वो भी बनाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें। तो ये सब किया जा सकता है। H1B वीज़ा बहुत दिनों से चर्चा में है, ये भी पीटी फैक्ट है। तो H1B वीज़ा क्या है? ये अमेरिका के द्वारा वीज़ा ये लागू किया जाता है यदि अमेरिका में हम चाहते हैं कि काम करना, वो भी टेम्प्रोरी। ये क्या वीज़ा है? टेम्प्रोरी है। परमानेंट हम माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, परमानेंट वहाँ पर नहीं रह सकते इस वीज़ा के तहत। तो H1B वीज़ा क्या है? ये पीटी फैक्ट है। ये अमेरिका में वैसे लोगों की स्वीकृति देता है आने के लिए, वो भी टेम्प्रोरी यानी कि केवल कुछ सालों के लिए, जो अमेरिका में रहकर काम करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ स्किल है, कुछ डिग्री है, उसी को ये वीज़ा दिया जाता है H1 वीज़ा। यानी कि कोई ग्रेजुएट है, स्किलफुल लोग हैं, टेक्नोलॉजी से वो ग्रेजुएट हैं, आईआईटीएन हैं, तो उनको ये वीज़ा दिया जाएगा कि अमेरिका में वो किसी स्टार्टअप कंपनी में काम करके अमेरिका की इकोनॉमी को, टेक इकोनॉमी को बढ़ा सके। तो ये कितने साल के लिए दिया जाता है? टेम्प्रोरी वीज़ा है, तो पहले ये 3 साल के लिए दिया जाता है, फिर एक्सटेंड करके आगे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल 6 साल। ये न्यूज में था 4-5 महीना पहले, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि H1B वीज़ा के लिए $1 लाख फी देना पड़ेगा। कितना? $1 लाख। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंस किया है कि अमेरिका के पास उतना टैलेंट नहीं है जितना ज़रूरत है, इसलिए अब ये H1B वीज़ा में ढील देंगे, उसके जो प्रतिबंध को कम करेंगे, इसके फ़ी को कम करेंगे। तो यही था H1B वीज़ा के बारे में पीटी फैक्ट। अगला है नामीबिया। दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना से आएंगे चीते। तो चीते हैं, तो यहाँ से चीता आ गया। प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ? पीटी फैक्ट। तो ये 17 सितंबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। इसमें भारत में चीतों की संख्या बढ़ाना इसका काम था। 1952 ईस्वी में, यहाँ पर लिखा है कि 1952 ईस्वी में ही भारत में चीता का स्टेटस विलुप्त, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रख दिया गया था। 8% भारत में 27 चीते हैं। पहली बार 2022 में दक्षिण अफ्रीकी कंट्री नामीबिया से 8 चीते कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए थे। अभी राष्ट्रपति बोत्सवाना की यात्रा में है, तो बोत्सवाना की राजधानी भी देख लेना है पीटी के लिए। तो ये गैबोरोन बोत्सवाना की राजधानी है। हो गया, इतना एनफ है पीटी के लिए। अगला है कि छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान मरीजों अंधे होने का खतरा है। तो यहाँ से हमें जानना है कैटेरेक्ट। इंग्लिश में मोतियाबिंद को कैटेरेक्ट बोलते हैं। तो मोतियाबिंद से क्या डैमेज होता है? आँख का कौन सा भाग? तो आँख का जो लेंस है हमारा, वो डैमेज होता है। यहाँ से अब एक साइंस का फेटी फैक्ट है कि आँख जो है, मानव का आँख, वो किस लेंस की भांति काम करता है? तो वो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। तो एक फैक्ट से कितना हम मतलब कवर कर सकते हैं कि मोतियाबिंद से आँख पढ़ सकते हैं, निकट दृष्टि दोष भी पढ़ सकते हैं, तो रिवाइज भी हो जाएगा, ऐसा हम नोट्स भी बना सकते हैं। और एक सूचना, यदि आप पीटी के लिए करंट अफेयर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम से जुड़िए, जिसमें ऑडियो करंट अफेयर्स मिलेगा और एमसीक्यू भी मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगा। अगला क्या पढ़ सकते हैं इसमें? ये तो दिल्ली का न्यूज़ है, इसको स्किप किया जा सकता है।
इसको भी अभी जो बिहार में इलेक्शन का आज है ये रिजल्ट, तो मतदान बढ़ा है लगभग 65% है। जो पहली बार हुआ है इतना इलेक्शन 1951 के बाद। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट है सुगौली। जहाँ भी सुगौली शब्द पढ़े तो यहाँ से एक पीटी फैक्ट आता है, सुगौली संधि। सुगौली संधि कब हुआ था? तो सुगौली संधि ये ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुगौली कहाँ है? ये भारत के बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण में स्थित है। सुगौली संधि 1816 में हुई थी। किसके बीच हुई थी 1816 में? तो ये भारत भारत नहीं, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल की गोरखा के बीच हुआ था। क्यों? 1814 से 16 के बीच आंग्ल नेपाली युद्ध चला, जिसमें नेपाल हार की कगार पर थे। इसी के मद्देनज़र नेपालियों ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया था, जिसे सुगौली की संधि 1816 का सुगौली संधि कहते हैं। इसमें नेपाल के बॉर्डर को डिफाइन किया गया था, जिसमें कहा गया था जैसे ये नेपाल है तो नेपाल का जो पश्चिमी बॉर्डर होगा वो काली नदी होगा और पूर्वी बॉर्डर मेची नदी होगा। इसी के बीच नेपाल स्थित है। ये तो बॉर्डर डिफाइन हो गया। दूसरा प्रोविज़न था कि अंग्रेज नेपाल में एक अंग्रेजी रेजिमेंट को वहाँ पर रखेंगे। दूसरा था नेपाल के जितने भी जीते गए क्षेत्र वो अब ब्रिटिश के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये था इसमें। तो ये भारत और नेपाल के बीच भी चर्चा का विषय है कि सुगौली के संधि में हुआ क्या। जैसे ये काली नदी है या महाकाली नदी, तो इसमें दो स्ट्रीम हैं। नदियाँ एक नदी से नहीं मिलती, बहुत सारा स्ट्रीम रहता है। इसमें नेपाल का कहना है कि ये नदी है इसका बॉर्डर, काली नदी ये है जो ये है, लेकिन जबकि भारत का कहना है कि ये है महाकाली नदी जो लिम्पुआ धीरा से निकलती है। जबकि जो 1816 के संधि हुआ था उसमें ये नदी को ही बताया गया था बॉर्डर। और फिर 1860 में अंग्रेज़ों ने कहा कि ये हमारे लिए ये क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसी क्षेत्र के लिए अंग्रेज़ों ने इस नदी को, महाकाली नदी का उद्गम लिम्पुआ धुरा को बताया और ये क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। तो अभी भी भारत का ये क्षेत्र है। बार बार नेपाल क्या करता है, इस क्षेत्र को अपने नक्शे में, कभी नोट के नक्शे में, कभी मैप में, इस क्षेत्र को नेपाल का अ, अखंड क्षेत्र बताता है कि ये अलग होने वाला क्षेत्र नहीं है। जबकि सुगौली की जो ओरिजिनल संधि हुई थी उसमें भी यही बॉर्डर स्टार्ट किया गया था और नेपाल का भी यही कहना कि यही इसका महाकाली नदी का उद्गम है। जबकि 1860 में जो अंग्रेज़ों का कहना था कि नहीं ये है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। भारत का कहना था कि 2015 में कि इस क्षेत्र का हम केवल ट्रेड रूट के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस पर कोई मतलब कब्जा नहीं रहेगा वैसा। तो नेपाल ने कहा नहीं ये हमारा क्षेत्र है, ये ट्रेड के लिए आपको नहीं देंगे। तो इसी में ये विवाद चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पर क्या है, महाकाली नदी का दो क्षेत्र है, दो उद्गम माना जा रहा है। एक ये है, नेपाल का कहना है कि ये है इसका ये है बॉर्डर, जबकि भारत का कहना है ये है इसका उद्गम, इसलिए भारत के पास ये क्षेत्र अभी है मतलब। तो यहाँ से पीटी फैक्ट, सुगौली संधि कब हुआ? तो ये 1814 के 16 के बीच आंग्ल नेपालियों के बीच युद्ध के परिणाम स्वरूप 1815 में साइन हुआ था, जो जिसका पुष्टि 1816 में किया गया था अंग्रेज और नेपालियों के बीच में। तो ये पीटी फैक्ट है। शिवसेना चुने गए, तो ये सब नंबर यहाँ पर है। ऑरेंज कपड़े जानते हैं मुख्यमंत्री, ऑरेंज इकोनॉमी का कुछ पता नहीं। तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी वैसे इकोनॉमी को बोलते हैं जिसमें क्रिएटिविटी के बदौलत हम इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। साथ ही साथ कल्चरल के द्वारा यानी संस्कृति के द्वारा हम धन कमा सकते हैं, तो उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। इसमें डिजिटल से भी, डिजिटल जो रिवोल्यूशन हुआ उससे भी ये वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। सब के सब इसमें शामिल है। क्रिएटिव इकोनॉमी, कल्चरल इकोनॉमी सब ऑरेंज इकोनॉमी के पार्ट हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सबक का भविष्य में लाभ उठाने को सेना तैयार, जनरल द्विवेदी। गुजरात की तर्ज पर भी राजस्थान में आसान क्षेत्र अधिनियम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को मिला टॉप अचीवर अवार्ड। SIR बहुत दिनों से ये चर्चा का विषय है। तो SIR क्या है?
SIR का पूरा रूप क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। इसमें क्या होता है, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनका अपडेट किया जाता है कि किनका वोटर लिस्ट में नया नया नाम जोड़ा है, उसको वोटर लिस्ट दिया जाए। साथ ही साथ जो जिनकी मृत्यु हो गई, जो दूसरे राज्य में चले गए, उनका कैंसिल किया जाए, केवल एक राज्य में ही वो वोट देने के हकदार हैं। तो वही अपडेट करना इसका काम है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का ये अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट को निगरानी कर सकता है, परीक्षण कर सकता है। तो ये भी पढ़ सकते हैं। मेलघाट में कुपोषण से बच्चों की मौत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया भयावह। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, संपादकीय। इसमें आतंकवाद के खिलाफ कैसे जीत होगी वो उसके बारे में है। आतंकवाद के खिलाफ सबको मिलजुल कर ये काम करना होगा। ये वायु प्रदूषण के बारे में है कुछ, तो इसको भी पढ़ा जा सकता है। चारों श्रम जो नए बिल हैं उसको जल्द से लागू करने के पक्ष में जो तर्क क्या हो सकते हैं उसके बारे में है। कर्म और प्रारब्ध ये क्या है, ये फिलोसफिकल ऐसे जो दर्शन टाइप का अमूर्त ऐसे आता है, उसके लिए जो ऊर्जा वाला क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट होता है। समय रहते समय बच्चों की समस्या के बारे में है। ये इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत विवेक ओझा और कैलाश बिश्नोई का आर्टिकल बहुत ही ये मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो विवेक ओझा अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार है। तो IR का इसमें है इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में। अभी जो भारत के PM है वो भूटान के दौरे पर गए थे। इनका जो राजा थे भूटान के, जिसे किंग 4 कहा जाता है, उनके 17वीं वन जन्मदिन के वर्षगांठ पर। तो भारत और भूटान के रिलेशन के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल ये लिखते हैं, इसको पढ़ा जा सकता है। सांस्कृतिक संबंध है, पनबिजली उत्पादन पर सहयोग, भारत भूटान कनेक्टिविटी, भारत के लिए भूटान की बढ़ती महत्ता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से। भारत भूटान संबंध मतलब कि इसमें कंप्लीट है। ये भी पढ़ा जा सकता है। जलवायु जो COP30 का आयोजन ब्राज़ील में हो रहा है, बेलेम में, तो उसके बारे में है। ये भी भारत में 2035 तक औसतन 3% की दर से बढ़ेगी तेल की मांग। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है। तो तेल भारत सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रूस से मंगाता है अभी। दूसरा सेकंड है इराक, जिसमें से, और यहाँ 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ जाएगी तेल की मांग। तो तेल की मांग यदि बढ़ेगी तो भारत आयात करेगा, क्योंकि भारत में तो उत्पादित बहुत कम होता है तेल। आयात करेगा तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कमेगा। तो इसके अल्टरनेटिव के रूप में हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ई-व्हीकल पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ताकि प्रदूषण भी कम हो और हमारा जो ये है डॉलर वो भी बचा रहे। एक बैरल में कितना होता है ये सभी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक बैरल में 158 लीटर होता है लगभग। निर्यात प्रोत्साहन योजना स्टार्ट हुआ है, 25,060 करोड़ रुपये का निर्यात प्रोत्साहन योजना की डिफेक्ट है। नोएल का बेटा बना दोराबजी टाटा ट्रस्ट का सदस्य। भारत में रिश्ते खतरे में डाल कट्टरवादी दावों को बढ़ा रहे हैं यूनिस हसीना। ये जो है बांग्लादेश को शेख हसीना का कहना है, तो ये भी पढ़ा जा सकता है। भूटान की 13 वंशीय योजना के साथ में अटूट समर्थन। ये खेल है। अगला है लैपटॉप, इसको स्किप किया जा सकता है। अरावली पर्वतमाला के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो ये पढ़ा जा सकते हैं। ये भी पढ़ा जा सकता है। ये पीटी फैक्ट है, ये इसमें हमेशा आता है पीटी फैक्ट ही, कि पहली बार अमेरिका में किया गया क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग अभी दिल्ली में किया था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन सफल नहीं हो पाया। क्लाउड सीडिंग में कौन कौन सा केमिकल का यूज होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है, पोटेशियम आयोडाइड NaCl का भी यूज किया जाता है, और ड्राई आइस का भी यूज किया जाता है। तो ये सब पीटी फैक्ट है कि जो कृत्रिम वर्षा किया जाता है उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है। जीन एडिटिंग से खराब कोलेस्ट्रॉल को आधा करने में, तो ये बायोटेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग के बारे में है। टेक्नोलॉजी इन
हेल्थ सेक्टर के बारे में है। तो जीन क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं जीन को एडिट करके। जैसे कि कैंसरस सेल है तो उसको एडिट किया जाएगा ताकि वैसा जीन ही ना बने। तो जीन को हम पहले ही एडिट कर देंगे जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक जो बीमारी होती है, वंशानुगत बीमारी, उसको कम किया जाए। तो ये सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ये सब पढ़ा जा सकता है और इससे नोट्स भी क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे ही मोर जो पीटी है, पीटी के लिए करंट अफेयर्स, उसके लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।